नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित व नामचीन साहित्यकार सुजाता की लिखी हुई कहानी वे नहीं हारे। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह की गुनगुनी धूप बरामदे में फैल रही थी। कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे नारायण पांडे। गहरा सुकून सा महसूस कर रहे थे। 40 साल से एक ही पटरी पर चलते चलते जिंदगी एक रूटीन बनकर रह गई थी। लोग अपनी घड़ी नारायण पांडे के विद्यालय जाने और आने से मिलाते। ठीक 10 बजे विद्यालय पहुंचना और 4 बजे छुट्टी के बाद घर। वर्षों से यही दिनचर्या थी, किंतु आज 10 बजा तो भी उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। अब तो सारा समय अपना है, चाहे जो करो। बादशाहत वाली मुद्रा में नारायण पांडे ने अपने पैरों को और भी लंबा करके फैला तो लिया, पर इस बचकानी सोच पर अपनी हंसी नहीं रोक सके। क्या बात है सर, अकेले अकेले हंस रहे हैं? बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते रणजीत ने पूछा। कुछ नहीं, अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा हूँ। आज महसूस कर रहा हूँ अपने आप को एक आज़ाद पक्षी जिसने अभी अभी पिंजरे को तोड़ा है। नारायण पांडे ने ठहाके के साथ अपनी बात पूरी की। सर, आप भले ही खुश हो रहे हैं, किंतु विद्यालय में आपके रिटायरमेंट से हम सभी में मायूसी है। आपके जैसा प्राचार्य अब कहाँ मिलेगा? सकुचा गए नारायण पांडे। चेहरा लाल हो गया, आंखें झुक गईं। अपनी प्रशंसा से वे हमेशा शर्मा जाते थे। दुनिया में अच्छे व्यक्तियों की कमी नहीं रणजीत, मुझसे कहीं अच्छे हेडमास्टर मिलेंगे। अरे हाँ, आप पटना जाने वाले थे, क्या हुआ? कुछ सफलता मिली या नहीं? यही बताने तो आया हूँ सर। गौतम जी ने बहुत मदद की। पहले तो उन्होंने डायरेक्टर के नाम एक चिट्ठी लिख कर दी, लेकिन फिर उन्होंने कहा मुझे भी उधर ही जाना है, आपको साथ लिए चलता हूँ। सर, मुझे भी वे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए और स्वयं डायरेक्टर साहब से मेरे काम के लिए आग्रह भी किया। क्या बताऊँ सर, डायरेक्टर साहब तुरंत मान गए और उसी समय ऑर्डर भी कर दिया। बड़ी धाक है अपने गौतम जी की। और सर, क्या ठाट बाट हैं। इतना विशाल बंगला, शानदार गाड़ी, नौकर चाकर, क्या नहीं है उनके पास। सर, आपके पुण्य प्रताप का फल है। कहावत बिल्कुल सही है, खेती उपजे अपने कर्मा, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। सर, अब तो आपको छुट्टी मिल गई है, कुछ दिन वहाँ का सुख भी उठाइए। बस एक गुजारिश है, उस सुख में हम लोगों को भुला मत दीजिएगा सर। आह्लादित होकर रंजीत ने अपनी बात समाप्त की। बाँछें खिल उठी नारायण पांडे की। भला दुनिया में कौन है ऐसा जो संतान की प्रशंसा से न खिल उठे? प्रशंसा भी उस संतान की जिसे मन ही मन नाकाबिल मान चुके थे। गौतम ने अपनी इतनी इज्जत बना ली, किंतु इतने पैसे वो लाया कहाँ से? ये ठाट बाट, कर्ज से तो दब गया होगा, क्या पता। चलो, एक अच्छा काम किया कि रणजीत का काम करवा दिया, बेचारा कब से परेशान था। रमा जी तो जैसे इस इंतज़ार में बैठी ही थी कि कब गौतम के घर चलें। कितनी बार गौतम कह चुका था, माँ कुछ दिन बेटे के साथ रहकर भी देखो, राजमाता की तरह रखूँगा। जीवन में कुछ दिन तो सुख भोगो। बाबूजी के साथ पूरी जिंदगी क्या पाया तुमने? खुद भी पगडंडियाँ नापते रहे, तुम्हें भी नपाते रहे। पटना पहुंचकर रमा जी की आंखें फैल गईं। ये घर अपने गौतम का है? इतना विशाल बंगला, आलीशान गेट, सामने करीने से उगी मखमली घास और गुलाब के पौधों से सजा लॉन, गमले में बड़े बड़े गुलदाउदी और दहलिया के फूल, पोर्टिको में खड़ी 3-3 बड़ी गाड़ियाँ, बाहर तक सफ़ेद चमचमाता मार्बल। उनकी आंखें फैलती जा रही थीं, पर मन संकुचित होता जा रहा था। थोड़ी थोड़ी हीन भावना आ रही थी, जो खींच भी पैदा कर रही थी। खींच के जनक थे उनके पति। जीवन भर की कमाई से 4 कमरे और एक बरामदे वाला घर बनाकर अपनी उपलब्धियों पर खुश होते रहते हैं। घर के अगल बगल भिंडी, बैंगन तथा छत पर लटकती हुई लौकी की लतरों को देखकर ऐसे धन्य होते रहते हैं जैसे ताजमहल बनवा लिया हो। फूल के नाम पर 2-4 गेंदे के पौधे और 4 दीवारी के एक कोने में हरसिंगार, एक कोने में नींबू का पेड़। कभी नींबू के पत्तों की सुगंध से मन प्रमुदित होता है, तो कभी हरसिंगार से। यही है जीवन भर की कमाई। गहरी हीनता से भर उठी रमा जी, किंतु अगले ही पल सीना तन गया। आखिर बेटा तो उन्हीं का ही है ना। हिकारत भरी नज़रों से पति की ओर देखा उन्होंने। नारायण पांडे भी प्रसन्न थे, किंतु उनकी तर्क बुद्धि उन्हें ज़्यादा खुश होने का अवसर नहीं दे रही थी, उन्हें संशय में ढकेले जा रही थी। गौतम कुछ गलत काम तो नहीं करता? क्या गलत करेगा?
वेटनरी डॉक्टर क्या गलत कर सकता है? शायद प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की होगी। सुनने में आता है धनी लोग जानवरों को अपने माँ बाप से भी अधिक खर्च करते हैं। ऐसी सोच के हमेशा से विरोधी थे नारायण पांडे, किंतु अभी इसी ने थोड़ी सी तसल्ली प्रदान की। गौतम ने जब उन दोनों के चरण छुए तो बरबस आंखें भर आईं। बहू और दोनों जवान होते पोतों के साथ इस सुखी गृहस्थी को देखकर निहाल हो गए। कुछ साल पहले ही तो आए थे, तब एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में गौतम रहता था। दीवार पर से झड़ता सीमेंट और बदरंग होती दीवारें, लकड़ी का एक सोफ़ा जिसके गद्दे के रंग उड़ रहे थे, एक सेकेंड हैंड फ्रिज जो पड़ोसी के ट्रांसफ़र होते वक्त खरीदा था, 2 कमरे में से एक बेडरूम जिसमें साधारण सा डबल बेड और उस पर एकदम पतली सी रुई की गद्दी, दूसरे कमरे में 2 चौकी, उस पर बिछी दरी, दरी के ऊपर की चादरें भी फटी हुई थी। किंतु आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी? सभी कमरों में खूबसूरत बेड और उन पर बिछे मुलायम मोटे मोटे गद्दे, हर एक कमरे में कीमती कुर्सियाँ और सेंटर टेबल, सभी कमरे में वार्डरोब, ड्राइंग रूम में यू शेप का कीमती सोफ़ा, कालीन ऐसे कि पाँव धस धस जाएं, लंबे लंबे 2-2 फ्रिज, सेंट्रल एसी, नौकर ड्राइवर आया हाथ जोड़े उपस्थित, डाइनिंग टेबल पर सुंदर सुंदर डलिया में पड़े ताजे ताजे कीमती फल। निहाल हो गई रमा जी। सीमित जानकारी से कभी कभी कितना सुख मिलता है। ज़्यादा जानकारी कहाँ सुखी रहने देती है व्यक्ति को। कहाँ चैन में था नारायण पांडे का शंकित मन। तभी आया फ्रूट जूस ले आई। माँ बाबूजी का सामान कोने वाले कमरे में रखवा दो, वहाँ टीवी भी है, जब मन होगा देखेंगे। क्यों, ठीक है ना माँ? गौतम ने कहा। हाँ बेटा ठीक है, बहुत खुशी मिली मुझे तुम्हारी सुखी गृहस्थी देखकर, रमा जी ने अपनी पनीली आंखें पोंछते हुए कहा। आप सब लोगों का आशीर्वाद है माँ, गौतम की आवाज़ में विनम्रता थी। कमरे में आकर जब रमा जी ने पति की ओर देखा तो वे अकारण ही सकुचा गए। पत्नी की निगाहें उन्हें मन ही मन बौना बना रही थीं। वे जल्दी से बाथरूम में घुस गए। बाथरूम क्या, एक भला चंगा कमरा ही था। थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, किंतु फिर मन ही मन लागत जोड़ने लगे। हालांकि सही कीमत तो वे नहीं आंक सके, पर अंदाज़ा लगाकर ही उनका मन अशांत हो गया। चमकते टाइल्स से सुकून नहीं मिल रहा था। मन में एक बार हल्की सी इच्छा उठी कि ज़िंदगी में पहली बार बाथटब में स्नान करके देखा जाए, किंतु क्षण भर में ही निरुत्साहित हो गए। शावर से झरता पानी भी ठंडक नहीं पहुंचा पा रहा था। एक अजीब सी आशंका से मन डूबने उतरने लगा। कहीं गौतम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। रमा जी के सामने आशंका रखी तो चीख उठी। आपको तो दुखी होने की आदत है। 2 साल पहले जब गौतम अभाव का रोना रोता था तब भी दुखी होते थे, और आज भी। अपने पुरुषार्थ से बेटे ने धन कमाया है, क्या गड़बड़ करेगा? एक वेटनरी डॉक्टर क्या गड़बड़ कर सकता है? पत्नी की बात ने नारायण पांडे के शंकित मन को थोड़ा सा शांत कर दिया। राघव केशव में भी काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं। दादा दादी का रट लगाने वाले बच्चे इस बार सूखा प्रणाम करके अपने कमरों में घुस गए, कंप्यूटर गेम में व्यस्त हो गए। बहू भी कितनी बदल गई है। पहले सिर से आंचल नहीं गिरने देती थी और अपने दुख दर्द की कहानी सुनाकर सास ससुर की आंखों में आंसू छलछला देती थी। ये दोनों भी अपने खर्च में से कटौती करके कुछ पैसे बहू के हाथ में रख देते। राघव केशव के लिए कुछ खरीद लेना। रमा जी के हाथ की बनी पापड़ दाल अचार कितने प्यार से सहेज कर रखती, किंतु इस बार कितनी बदल गई थी ये। बिना लाग लपेट के कह दिया, बेकार में इतना ले आई माँ जी, कोई नहीं खाता है। केशव और राघव तो छूते भी नहीं। क्यों, पहले तो बड़े चाव से खाते थे, अब क्या खाते हैं? अब तो बस इटालियन और चाइनीज़ डिशेज ही पसंद करते हैं। बच्चों के बदले रूप गुण स्वाद का वर्णन कर यशोदा गदगद हो रही थी। रमा जी का चेहरा लटक गया। अचानक भरा पूरा घर बेगाना लगने लगा। अपने ही बेटे के घर में अजनबी लगने लगी। थके कदमों से अपने कमरे की ओर चल दी। गौतम ने घर आते ही यशोदा को तेज आवाज़ में कहा, यह क्या फैला पड़ा है? माँ बाबूजी कहाँ हैं? रमा जी के कान खड़े हो गए। शायद गौतम भी देशी और गंवारू सामान को देखकर बिगड़ रहा है। उनका मन और भी उदास हो गया। ये सामान मांझी लाई हैं, मैंने मना कर दिया आगे से नहीं लाएंगी। कोई खाता तो है नहीं, बेकार बनाने में परेशानी होती होगी, यशोदा ने धीरे से कहा। क्यों मना कर दिया तुमने? कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, तुम खाओगी, बच्चे खाएंगे। माँ इतने प्यार से लाई हैं और तुमने मना कर दिया। पता है माँ के हाथ की बनाई हुई चीज़ें कितनी स्वादिष्ट होती हैं। रमा जी की बातें खिल गईं।
बेटे की एक आवाज़ से उन्हें फिर से ये घर अपना लगने लगा। अकेलापन समाप्त हो गया। नहीं, गौतम कहाँ बदला है। इतना समझने के बाद फिर भला वे कहाँ कमरे में रुकने वाली थी। उनके पैरों की चाल ही बदल गई। कितनी छोटी सी बात, कितना कम ख्याल, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर माता पिता को कितनी खुशियाँ दे जाता है। इतना भी कहाँ दे पाते हैं बच्चे आजकल। नारायण पांडे बिछावन पर लेटे लेटे सोच रहे थे। यशोदा देखो, माँ बाबूजी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी भर इन्होंने बहुत दुख देखे हैं, अब इनका मन दुखी नहीं होना चाहिए। गौतम के स्वर ही नहीं, आंखें भी कड़क थीं। यशोदा सहम गई। आजकल यशोदा गौतम से कुछ ज़्यादा ही दब रही थी। उसके शरीर पर सोने और हीरे से वजन बढ़ गया था, किंतु गौतम की नज़रों में यशोदा का वजन कुछ कम हो गया था। सुविधा भोग की बढ़ती चाहत ने शायद उसे दब्बू बना दिया था। यशोदा ने सास ससुर की देखरेख बढ़ा दी, बच्चों को भी उनके पास भेजा। पापा गुस्सा होंगे। बच्चे अनमने भाव से ही सही पर आए। पहले कुछ देर हाँ हूँ में जवाब देते रहे, फिर शीघ्र ही दादा दादी की बातों और प्यार में घुल मिल गए। अब इन्हें ये घर अपना लगने लगा, कुछ ज़्यादा ही अपना। सब कुछ अच्छा लगने लगा। नौकर चाकर ड्राइवर सब एक आवाज़ पर हाजिर। 10-15 दिनों में इनकी सेहत सुधर गई। अखबार पढ़ने की आदत नारायण पांडे को वर्षों से थी। सुबह सुबह यदि अखबार नहीं मिले तो लगता कि कुछ खो गया है। अखबार पढ़ने के लिए बेचैन हो जाने की आदत न जाने कब पड़ गई थी, याद भी नहीं है। किंतु एक सुबह अखबार पढ़ने के बाद बेचैन हो गए। गांधीवादी नारायण पांडे ने गले का थूक अंदर ही घूंट लिया। मुख पृष्ठ पर छपा था, पशुपालन विभाग में घोटाला। गौतम, तुमने आज का अखबार देखा? नारायण पांडे ने डूबते स्वर में कहा। गौतम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। घर के सभी कोनों की घंटियाँ बज रही थीं। अपने पर संयम रखते हुए गौतम ने कहा, पता नहीं बाबूजी, इसका क्या मतलब है। हम लोग तो निम्न पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर ही जानते होंगे। जवाब देते वक्त गौतम आंखें चुरा रहा था। फिर वो उठकर फ़ोन रिसीव करने चला गया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। यशोदा की चहलकदमी बढ़ गई थी। कुछ ही देर में यशोदा के भाई को बंगले में प्रवेश करते नारायण पांडे ने अपनी आंखों से देखा। फिर अगले क्षण बड़े बड़े थैलों और बक्सों में भरे कागजात लेकर विदा होते हुए भी देखा। नारायण पांडे सारा माजरा समझ गए। रमा जी के चेहरे पर का दर्प भी टूट गया। नारायण पांडे को अफसोस हो रहा था अपनी परवरिश पर। कहीं खोट रह गया है। जिंदगी भर इसे नाकाबिल मानता रहा, किंतु उसकी संपत्ति देखकर इसे कैसे काबिल मान लिया। रमा जी की हिकारत भरी नज़रों का सामना करते वक्त कल अपने को बौना महसूस कर रहे थे, किंतु आज लग रहा था गौतम सिर्फ नाकाबिल नहीं बल्कि उनके जिस्म का कोढ़ है। रमा जी की आंखें झुकी हुई थीं। उनकी झुकी आंखों को देखकर नारायण पांडे की आंखें भी भीग गईं। दर्द से भरी माँ शर्मिंदगी की गोद में समाती हुई बिल्कुल शोभायुक्त नहीं लग रही थी। नारायण पांडे खुद को रोक नहीं पाए, पूछ ही बैठे, गौतम, क्या इस घोटाले में तुम भी शामिल हो? गौतम के बोलने से पहले यशोदा बोल पड़ी, सवाल ही नहीं उठता बाबूजी, इनमें दूसरे अवगुण हैं, मैं उन्हें नहीं छिपाती। बहुत क्रोध करते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, किंतु घोटाला हरगिज नहीं। नारायण बाबू ने यशोदा को वितृष्णा भरी नज़रों से देखा। पैसों और गहनों के लिए लार टपकाती स्त्री से भला वे क्या आशा कर सकते थे? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा बहू। पिताजी, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। ये मेरा हेडेक है, इसे दूर कर लूँगा। आप आराम से रहिए, खाइए पीजिए। अभी मैं खुद परेशानी में हूँ, ऊपर से ढांढस बनाना तो दूर, उल्टे मुझे ही आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किस बात का ढांढस दूँ बेटा? दैविक दैहिक भौतिक किस ताप से तेरी रक्षा करूँ? तुम्हारे किस किए अपराध पर तुझे ढांढस दूँ? मैं तो यही सलाह दूंगा कि यदि तेरा घोटाले में हाथ है तो स्वीकार कर ले और अवैध संपत्ति लौटा दे। अपनी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ रखकर मत जी मेरे बच्चे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने अपने भाई से कहा है एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। जो होगा देखा जाएगा। विपत्ति आएगी तो सामना करेंगे, ना कि डर के मारे सरेंडर कर देंगे। आप तो कायरता सिखा रहे हैं इन्हें। खुद ही अपने को चोर साबित कर दुनिया की नज़रों में चोर हो जाएं। राघव और केशव पर क्या बीतेगी, कुछ सोच रहे हैं आप? यशोदा ने वीरांगना पत्नी की तरह साथ दिया। केशव राघव क्या अभी नहीं जान रहे कुछ? अभी कुछ दिन बुरा लगेगा, किंतु बाद में उन्हें अपने पिता के इस फैसले पर गौरव होगा बहू।
बाबूजी, अब बस भी कीजिए। किस गौरव की बात कर रहे हैं? मैं पैसों के अभाव में मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाया। कितना डोनेशन था? मात्र 25,000। आप इंतज़ाम नहीं कर सके? क्या मैं इस बात पर गौरव करूं कि मेरे पिता मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करवा पाए? तुम जितना डिज़र्व करते थे उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मिला है, और आज तुम्हारा इतना पतन इसी बात का नतीजा है। जब तुम्हारे भीतर से पैसे की हवस का पर्दा हट जाएगा, तब तुम्हें इस बात पर गर्व होगा कि तुम्हारा बाप 25,000 रुपये गलत तरीके से कमाकर डोनेशन नहीं दे पाया था। तुम्हें हो या नहीं, परंतु मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। जब प्रभु के दरबार में जाऊंगा तब कहूँगा, प्रभु जस की तस धर दीन्ही चदरिया। बाबूजी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं खुद परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हैं? गौतम ने हथियार डालने की कोशिश की। कैसे इन्वॉल्व ना हूँ? कैसे है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर? आखिर तुम्हारा बाप हूँ मैं। सब लोग मुझे एक चोर और भ्रष्टाचारी का बाप समझेंगे। इससे आपकी इज्जत नहीं जाएगी। गांधी जी का बेटा सभी दुर्गुणों का शिकार था, क्या इससे उनकी इज्जत चली गई? गौतम ने झल्लाते हुए कहा। बेटा, उनसे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की तुलना मत करो। वे प्रकाश स्तंभ हैं और मैं एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक जो हवा के हल्के झोंके को भी नहीं झेल सकता। नारायण पांडे मर्माहत हो गए। लोगों के आने जाने का तांता बढ़ता ही जा रहा था। रमा जी चुपचाप देखती रहीं। उनके सामने ही बेनामी संपत्ति के कागजातों और आभूषणों को यशोदा ने अपने भाई के साथ पीहर भेज दिया। रमा जी ने नारायण पांडे से कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों के सामने अब कोई बात भी नहीं होती। दोनों एक कमरे में सिमट कर रह गए थे। रमा जी का दुख गौतम की परेशानी देखकर बढ़ता ही जा रहा था। कलेजे में एक अजीब तरह की ऐंठन हो रही थी। आज सवेरे के अखबार ने रमा जी के कलेजे की ऐंठन को और भी बढ़ा दिया। अखबार में छपा था, गौतम पांडे के बैंक के छिपे खाते और लॉकर्स सील कर दिए गए हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान का भी पता लगा लिया गया है। कई फ्लैट होने की सूचना है, किंतु अभी तक पुष्टि शेष है। नारायण पांडे रो पड़े। क्या मुंह लेकर जमालपुर जाऊंगा? अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? किंतु उन्होंने निर्णय कर लिया, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। पाप की कमाई का एक दाना गले के नीचे नहीं उतरने देंगे। नारायण पांडे का मन टूट चुका था। गौतम की ये बात कि आप बेवजह क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। बचपन में गौतम जब स्कूल से किसी की एक पेंसिल उठाकर घर ले आता था तो वे कितने परेशान हो जाते थे। रमा जी तो तब तक चैन की सांस नहीं लेती जब तक गौतम पेंसिल वापस देकर नहीं आता था, और आज उसकी इतनी बड़ी चोरी पर वे कैसे मौन रह सकती हैं? नारायण पांडे और रमा जी चुपचाप चले गए। किसी ने रोका भी नहीं। जमालपुर आकर भी चैन कहाँ था। रमा जी चुपचाप आंसू बहाकर मन हल्का कर लेती तो नारायण पांडे लंबी सांसें लेकर मन को काबू करते। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वे बिना अपराध किए हुए अपराधी होने की मानसिक पीड़ा की यंत्रणा भोग रहे थे। जिस दिन अखबार में छपा, गौतम पांडे भूमिगत, शायद नेपाल फरार, नारायण पांडे ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। जीवन भर की आदत को संतान के एक करतूत ने एक झटके में छुड़ा दिया। रमा जी को अखबार से हमेशा चिढ़ थी। नारायण पांडे जब भी अखबार पढ़ते तो शुरू हो जाता उनका कटाक्ष कि अब पेपर की एक भी पंक्ति को नहीं छोड़ेंगे, पूरी चाट ही लेंगे। किंतु संतान की करतूत से सब कुछ बदल गया। अब अखबार आते ही रमा जी उस पर ऐसे झपटती जैसे पहले नारायण पांडे झपटते थे। कितने ध्यान से अखबार पढ़ने लगी थी। रमा जी ने हिम्मत करके कहा, गौतम भूमिगत हो गया है, बहू बच्चे अकेले होंगे। मुसीबत में क्या कोई अपने को छोड़ देता है? क्या हम लोगों को पटना नहीं जाना चाहिए? रमा जी, उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, और अब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है, किंतु मैं आपको जाने से मना नहीं करूँगा। रमा जी चुप हो गई, गुमसुम, लेकिन पटना जाने की हिम्मत नहीं हुई। रणजीत ने आकर खबर दी, एक खुशखबरी है सर, गौतम जी को जमानत मिल गई है। नारायण पांडे ने कुछ नहीं कहा। रमा जी खुश हो गई, संतोष की सांस ली। अब बेटा मारा मारा नहीं फिरेगा। जमानत मिलने के बाद गौतम वैष्णो देवी के दर्शनार्थ गया। वहाँ से लौटते ही जमालपुर आया। उसके साथ 4 गाड़ियाँ भी थीं। साथ में उसका साला जो उसका करता धरता बना हुआ था, उसके दुख का साथी।
उसके साथ बड़ी बड़ी 4 टोकरियों में फल और मिठाई थी। इतनी गाड़ियाँ एक साथ दरवाजे पर लगी देख अड़ोसी पड़ोसी भला कैसे ना आते। गौतम ने माँ बाबूजी का चरण स्पर्श करते करते ड्राइवर से कहा, सबको प्रसाद खिलाओ। क्षण भर में माहौल बदल गया। स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते लोग गौतम को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। गौतम थोड़ा सा भी कहाँ शर्मा रहा था, ढिठाई के साथ बातें कर रहा था और सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अभी तो जमानत मिल गई है, भगवान सबके ऊपर है, उन्हें पता है कौन दोषी है और कौन निर्दोष। कहते समय बाबूजी को देखा, उन्होंने अपनी नज़रें नीची कर लीं। जरूर जरूर गौतम जी, इसमें क्या शक है। हमेशा कड़वी बोली बोलने वाले पड़ोसी समीर की वाणी से शहद टपक रहा था। सबसे बड़ी बात, मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। ऊपर बैठे मंत्रियों और बड़े पदाधिकारियों को कोई नहीं पकड़ता और मुझ जैसे छोटे पदों पर बैठे लोगों को फंसाया जाता है। भाषण देने के अंदाज में बोलते हुए गौतम चला गया। उसके साथ सारी गाड़ियां धूल उड़ाती चली गईं। उस धूल को वहां पर खड़े लोग हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। नारायण पांडे का मन डूब रहा था ये देखकर कि अधिकांश लोगों के चेहरे पर यही भाव था, काश मुझे भी एक बार ऐसा घोटाला करने का मौका मिलता। लोगों की आंखों की इस हवस को देखकर नारायण पांडे कांप गए। ये सबके सब गौतम ही हैं। गौतम को देखकर थोड़ी देर के लिए ही सही वे खुश हो गए थे। उन्हें लगा था शायद मेरे सामने गलती स्वीकार करने आया है। पता नहीं क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें अपने खून पर, अपनी परवरिश पर विश्वास था कि उसे अपनी गलती का एहसास आज न कल अवश्य होगा। कम से कम उनके सामने भी स्वीकार कर लेता कि बाबूजी मैंने गलती की है, आगे से नहीं करूँगा, तो आधी खुशी उन्हें ऐसे ही मिल जाती। किंतु वो तो ढिठाई के साथ न्यायपालिका की दुहाई देता चला गया। वे समझ गए गौतम को अब भी पैसों के बल पर न्यायपालिका को प्रभावित करने का भरोसा है, किंतु उन्हें विश्वास हो गया कि वो अपने अंदर का भरोसा खो चुका है। अंदर से बिल्कुल खोखला, आत्महीनता से भरा हुआ गौतम नजर आ रहा था। आज वो एक अदालत, अपने पिता की अदालत से हार कर गया है, किंतु अफसोस आज सिर्फ गौतम नहीं हारा, वे भी हार गए। घर के अंदर जाते समय उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। सामने ही उनके आदर्श महात्मा गांधी की तस्वीर रखी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही वे भपक पड़े। मैं हार गया बापू, गौतम ने मुझे हरा दिया। मैं अपने जीवन को जीती बाजी समझ रहा था, किंतु आज मैं अपने बेटे के कारण हार गया। क्या आप भी हार गए बापू? तभी तो मैंने अभी अभी सभी व्यक्तियों की आंखों में गौतम बनने का स्वप्न तैरते हुए देखा है। आपने अपने जीवन से संदेश दिया पवित्र जीवन जीने का, अब वो कहाँ है ना नारायण, आप में है। आप हारे नहीं हैं, आपने तो लड़ाई जीती है। आप कहाँ कमज़ोर हुए पुत्र मोह में? आपने कहाँ पैसों की चकाचौंध में अपने आदर्शों को छोड़ा? ना आप हारे और ना मैं, और ना कभी हारेंगे। पता नहीं ये गांधी जी की आवाज़ थी या नारायण पांडे के अंतर्मन की, किंतु उनके हृदय और मस्तिष्क पर पड़े मैले आवरण विलीन हो गए। मन आत्मबल से भर गया। आत्मा सुख संतोष से प्रकाशित हो उठी। अन्याय का साथ न देने का आत्मबल, पुत्र मोह से अपने को ग्रसित न होने देने का सुख, पाप की कमाई का भागीदार न बनने का सुख, इतने सारे सुखों ने उनके मन को महीनों से भरे दुख से निजात दिला दी। अवसाद के बादल छट गए। उन्होंने मुस्कुराकर गांधी जी को प्रणाम किया। आप ठीक कहते हैं बापू, सत्य कभी हारता नहीं और आप सत्य स्वरूप हैं। जो सत्य स्वरूप का अनुसरण करता है वो भी नहीं हारता, फिर भला आपका अनुयायी कैसे हार सकता है? अभी आप सुन रहे थे सुजाता जी की लिखी हुई कहानी वे नहीं हारे। अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाले एक पिता की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।